दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें आज मैं मॉक टेस्ट नंबर 4 आपको कराने जा रहा हूं। याद रखें दोस्तों, टोटल 120 क्वेश्चन आता है और 120 प्रश्न पूरे के पूरे यहां पर डिस्कस किए जाते हैं। डेली शाम को 7 बजे क्लासेस स्टार्ट होती है। 10 प्रैक्टिस सेट में आपको कराने वाला हूं जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता, यानी 16 अगस्त को आपका पेपर होना है। 15 अगस्त तक ये सीरीज आपको कंटिन्यू दी जाएगी, ठीक है। तो 4 घंटे सीरीज चल पाती है, 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये सीरीज कंटिन्यू रहती है। और आज इसका लास्ट पार्ट हम लोग कवर करने चल रहे हैं। चौथी सीरीज का आखिरी का 45 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने चल रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई। स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। खा पी के पेट तो भर गया होगा आप सभी का, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। एक बात और दोस्तों याद रखेगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगा, क्योंकि YouTube पर क्या होता है कि सिर्फ आप टेस्ट ही दे पाते हो, मतलब वीडियो देख पाते हो, कोई टेस्ट वगैरह नहीं दे पाते हो। एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां टेस्ट भी दे सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, और भी अगर कुछ पढ़ना है आपको तो वहां सब कुछ आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहां पर इतने सारे मटेरियल हैं। आप सोच लो कि नितिन सर का पूरा 2-2.5 साल का समय सिर्फ एप्लीकेशन पे गया है। मैंने यहां पर कितना कुछ डाल रखा है, और अभी डेली एप्लीकेशन को हमेशा अपडेट करता रहता हूं। तो आप आकर के देखते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं। लिख रहा है ध्वनि तरंगे कहां नहीं चल सकती। एकदम आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। ध्वनि तरंगे, जैसे हम जो कुछ बात करते हैं ना दोस्तों, इसका एक जो है चलने का एक जो है सीमा होती है कि कहां पर चल पाती है और कहां नहीं। तो याद रखिए, जैसे जो माध्यम होता है ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों जगह पर ध्वनि तो गमन करती है। लेकिन अगर निर्वात हो, वैक्यूम हो, कभी कभी क्या करता है परीक्षा में निर्वात ना देकर वैक्यूम दे देता है, तो याद रखेगा निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। अच्छा, 2 चीजें होती दोस्तों, इतना आसान मत समझो मेरे भाई। अभी जब इस क्वेश्चन को मैं तोड़ूंगा ना तो आप देखना यहां से मैं कितने प्रश्न बनाता हूं, ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछा मैंने कि ध्वनि कहां गमन नहीं कर सकती। इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा एक और आसान क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछता है कि अगर मान लीजिए चंद्रमा पे कोई विस्फोट हो या किसी ग्रह पर कोई विस्फोट हो, क्या उसकी कोई आवाज हमारे कानों तक सुनाई देगी? उत्तर होगा नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के सीमा से जैसे ही आप बाहर जाएंगे वहां पर निर्वात है, और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, वहां पर नहीं चलती है। तो ब्रह्मांड से कोई भी आवाज व्यक्ति को सुनाई नहीं दे सकती जब तक कि वह आवाज पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ना आ जाए, ठीक है। तब तक तो गमन का कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। तो याद रखेगा, इसलिए कहा गया कि ध्वनि तरंगे जो है नहीं चल सकती। कहां पर? निर्वात में नहीं चल सकती, बाकी ठोस और द्रव और गैस में चलती हैं। एक प्रश्न परीक्षा में और पूछता है कि ध्वनि तरंगे सबसे तेज कहां पर चलती हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ठोस में। ठोस में इनकी गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखेगा, जैसे इस्पात वगैरह में सर्वाधिक होती है, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रकाश तरंगे। जैसे आपका ध्वनि तरंग दे रहा है ना, ऐसे परीक्षा में पूछता है प्रकाश तरंग, ठीक है। तो याद रखिए प्रकाश तरंगे निर्वात में भी गमन करती हैं। अगर प्रकाश तरंगे निर्वात में नहीं चलती तो शायद सूर्य का प्रकाश कभी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। अब सूर्य की बात आ गई तो याद रखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? या तो 500 सेकंड याद रखिए, या तो 8 मिनट समथिंग याद रखिए, 8 मिनट 20 सेकंड याद रखिए, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड याद रखिए। और दूरी कितनी है सूर्य की? तो याद रखेगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज और आप यहां पे याद रख सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा, ज्यादा बता दूंगा परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ में कौन सा आता है? प्रकाश तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और बाकी ये किसमें आ जाता है? अनुदैर्ध्य तरंग में, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में पथरी, पथरी जो होता है दोस्तों आपने देखा होगा, ठीक है। ये पथरी जो होता है ये इसमें क्या होता है? कारण निम्नलिखित में से किस वजह से पथरी बनती है? तो याद रखिए आपने किडनी में पथरी का नाम सुना होगा, अलग अलग अंगों में आपने पथरी का नाम सुना होगा। एक्चुअली में जो पथरी होता है दोस्तों ये कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्या होता है? इसको कैल्शियम ऑक्जिलेट बोलते हैं, याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, कैल्शियम का ही एक स्वरूप है कैल्शियम ऑक्जिलेट। होता क्या है, जब कभी आप जो है बालू वाला जल पीते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पानी में मिट्टी के छोटे छोटे कण घुले होते हैं जो
आपको अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे में अगर आप लगातार इस तरह के जो है मिट्टी वाले पानी या फिर बालू वाले पानी का सेवन करते हैं तो ये जाकर के छोटे छोटे कण इसका शरीर में स्टोर होता जाता है और ये धीरे धीरे क्या बन जाता है, पत्थरी का रूप ले लेता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्जेलेट का नाम देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप माने क्या होता है? पौधा। तो पौधों से संबंधित हार्मोन कौन है? पहला लिख रहा है इंसुलिन। इंसुलिन तो दोस्तों मानव शरीर में होता है, ठीक है, और इंसुलिन की कमी से ही व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटिक बोलते हैं, ठीक है, शुगर बोलते हैं, वो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। इंसुलिन का स्रावण कहां से होता है? हमारे शरीर में क्या है? लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं, वहां से इंसुलिन क्या होता है? स्रावित होता है। तो इंसुलिन तो है, ये तो मानव के अंदर पाया जाता है। थायरॉक्सिन की बात करें दोस्तों तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन नाम का जो है हार्मोन निकालती है, तो ये भी सही है। एस्ट्रोजन को दोस्तों सेक्स हार्मोन कहा जाता है, महिलाओं में होता है, ठीक है, ये सेक्स हार्मोन इसको कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा ये भी होता है। साइटोकाइनिन दोस्तों दे रहा है, ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? याद रखेगा ये पादप हार्मोन है, ये मनुष्यों में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आपसे पूछा भी है कि कौन सा पादप हार्मोन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन करता क्या है? तो पौधों का विकास करता है, पौधों की वृद्धि में यह सहायक होता है साइटोकाइनिन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, संसद में शून्य काल का समय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। और याद रखिए स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाएगा। जो पहली बार स्टडी 91 पर विजिट कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा एक बार आप चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट में आइए, एप्लीकेशन में आइए, वेबसाइट पर आइए, कहीं भी जाएंगे आपको सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। मतलब आप अपनी पूरी तैयारी इस चैनल पे कर सकते हैं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है और दूर दूर घूमने की जरूरत नहीं। ऑल टोटल मटेरियल यहां पे अवेलेबल है, आप आराम से आके पढ़िए। सबसे बड़ी चीज है कि सब कुछ निःशुल्क है, फ्री में है, यानी आप अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं और जो आप सोचे हैं उसको आप पा भी सकते हैं, बशर्ते आपको कंटिन्यूटी के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलना होगा और पढ़ना होगा, ठीक है। तो जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। अब देखिए, जो हमारे प्रॉपर स्टूडेंट होंगे उनको ये सब लगेगा यार बच्चों वाला क्वेश्चन है। पता है, आप मजा मत लो मेरे भाई, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है। यही प्रश्न जब आप परीक्षा में देखेंगे आएंगे ना, तो आज आपको लग रहा है बच्चे वाले प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आप लगातार स्टडी 91 के साथ जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है यार कि क्या छोटा छोटा क्वेश्चन है सर, ये कुछ है ही नहीं। अरे आप ये भी तो सोचो यार कि अभी हमारी चौथी सीरीज चल रही है, अगर इस तरह की सीरीज हर एग्जाम के लिए मैं कराना शुरू कर दूं, क्या मजा ही आ जाएगा यार। कुछ बचेगा उसके बाद? कुछ नहीं बचेगा। सिलेक्शन तो जिद है और सिलेक्शन में करा के रहूंगा, ठीक है। जब तक डंका ना बजा दिया ना, तब तक आप सोचो चैन नहीं मिलने वाला मुझे। चलो यहां देखो, तो दोस्तों दो तरह का समय होता है, एक होता है प्रश्नकाल, ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रश्नकाल, एक होता है शून्यकाल, ठीक है। उत्तर काल नहीं होता है, ठीक है, उत्तर काल मत करिएगा। उत्तर काल कहां पर होता है? ये मध्यकालीन इतिहास में है, ठीक है। उत्तर काल, उत्तर मुगरवर्ती काल, वो अलग होता है, ठीक है। यहां प्रश्नकाल की बात कर रहा हूं। प्रश्नकाल में क्या होता है दोस्तों? प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर काल में क्या होता है? लंच टाइम इसके बाद स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसको शून्यकाल कहा गया, ठीक है। तो इसमें भी प्रश्न होता है, बस नाम इसका शून्यकाल है। जो भी राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं, कुछ बड़ा इश्यूज हैं, तो उस पर बातचीत होता है। ये टाइम शुरू होता है दोपहर के 12 बजे से, ठीक है, और प्रश्नकाल वाला समय उसके 1 घंटा पहले होता है 11 बजे से। तो याद रखेगा 12 से 1 बजे तक आपका क्या होता है? शून्यकाल का समय होता है। कोई भी जो संसद में अवेलेबल व्यक्ति है, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, वो शून्यकाल में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न रख सकता है, पूछ सकता है, चर्चा कर सकता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटा के लिए शून्यकाल का समय माना जाता है। और शून्यकाल किसकी देन है? परीक्षा में यह भी प्रश्न आता है, तो याद रखेगा भारत की देन है, और ये कॉन्सेप्ट किसी दूसरे देश से लिया नहीं गया है, ये हमारे भारत का अपना खुद का कॉन्सेप्ट है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो कई सारी चोटियां आती हैं, लेकिन अगर हम भारत में, अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप माउंट एवरेस्ट गलती से मत बोलिएगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, भारत में नहीं है, इसको आप जरा ध्यान देंगे। ऐसे देखेंगे तो आप कंचनजंगा का नाम ले सकते हैं, K2 जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर दोस्तों दे रहा है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, ठीक है। अन्नाईमुड़ी जो चोटी है किस पर्वत पर है? तो याद रखिए अन्नामलाई पर्वत का नाम है। क्या नाम है? अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। मुदी नहीं होता, मुड़ी होता है, अन्नाईमुड़ी, याद रखेगा, याद रखेगा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा है। कौन सी है? दोद्दा बेटा है दोस्तों। और दोद्दा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी
चोटी है तो याद रखेगा नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है दुद्धा बेटा, ये दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत है प्रायद्वीपीय भारत का, तो इसको याद रखेगा। बाकी महाबलेश्वर भी है, ऊटक मंडल है जहां पर ऊंटी है, घूमने वाला स्थान है, तो याद रखेगा। ये सब अलग अलग है। यहां पर नाईमुड़ी और दोद्धा बेटा दोनों आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानी प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नया कौन सा है? यार परीक्षा में यार नया भी पूछ सकता है, परीक्षा में पुराना भी पूछ सकता है, दोनों आपको याद होना चाहिए। दोनों नहीं याद रहेगा तो क्या करोगे? कहोगे नितिन सर तो नया वाला बता दिए, पुराना वाला बताया नहीं। अरे पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूं इसी बोर्ड पर पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिया हूं। आप बताओ इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जो बच्चे देखे होंगे वीडियो वो चुटकी में इन सवालों का जवाब दे देंगे। बोलो यार हाँ, जो पुराने बच्चे हैं भाई आप तो कमेंट करके बताओ कि नितिन सर ने सब कुछ पढ़ाया है। बोलो यार, अगर पढ़ाया हूं तभी बोलना भाई, हाथ जोड़कर निवेदन मेरे कहने से मत करना, ठीक है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं, जो मैं नहीं किया हूं वो आप खुलकर बोलो, हाँ ये काम नितिन सर ने नहीं किया, नहीं पढ़ाया, ठीक है। ऐसे खुल के बोलो, नहीं मस्का वाला कोई काम मत करना, ठीक है, कि नितिन सर को प्यार दिखाने के लिए ऐसा करें ना, जो है वो करो, सत्य का साथ दो हमेशा। तो याद रखिएगा दोस्तों, चट्टानी प्रणाली की बात करें, मैं लिख दे रहा हूं मोटी मोटा। सबसे पुराना क्रम है धारवाड़, सबसे पुराना बता रहा हूं धारवाड़ के बाद नंबर आता है कुडप्पा का। किसका आता है? कुडप्पा के बाद नंबर आता है बिंद का। किसका आता है? बिंद का। और उसके बाद नंबर आता है गोंडवाना का, ठीक है। ये 4 चट्टानी क्रम है। परीक्षा में यहीं से घुमा फिरा कर आपको ले परेशान करता है, ये परेशान करता है, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, ठीक है। तो याद रखेगा धारवाड़। एक चीज और दोस्तों, यहां सीके क्लाइंग का फैक्ट याद रखेगा। यहां से मैं 4 क्वेश्चन बना रहा हूं और चारों परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप गलती करते हो अब मत करना। धारवाड़ के बारे में पूछता है कि कौन सा तंत्र है जहां पर सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्रम कौन सा है? तो क्या बताएंगे? धारवाड़ क्रम है, ठीक है। खनिज संसाधन, जितने भी अधिक से अधिक खनिज हैं, ठीक है, वो कहां पाए जाते हैं? धारवाड़ वाली बेल्ट में पाए जाते हैं। तो याद रखेगा मारधाड़ में जब किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे, मारधाड़ करोगे तो मुद्रा तो मिलेगी ना, तो खनिज संसाधन याद रखेगा। कुडप्पा क्रम भी ऐसे याद रखेगा दोस्तों, और बिंद क्रम। और गोंडवाना जो दे रहा दोस्तों, गोंडवाना को कैसे याद, अभी इसको भी बता रहा हूं, पहले क्या सुन लो जो इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना से खूब क्वेश्चन आता है, गोंडवाना में कोयला वगैरह पाई जाता है खूब, तो इसको याद रखेगा गोंडवाना क्रम, ठीक है, इसको याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कुडप्पा और बिंद क्रम की, ठीक है। कुडप्पा में याद रखेगा जैसे कटप्पा, और कटप्पा जैसे ही आप याद करते हो तो आपको बाहुबली याद आ जाता है। बाहुबली में ऊंचे ऊंचे घर आपने देखा, ठीक है, तो घर बना होगा पत्थरों से, याद रखिए। पत्थर किससे संबंधित होते हैं? याद रखेगा बलुआ पत्थर वगैरह, ये सब कुडप्पा क्रम की चट्टानों से संबंधित है। और बिंद क्रम की चट्टानों से भी ये पत्थर संबंधित होते हैं, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिंद क्रम में खास करके अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बलुआ पत्थर होता है और आपका लाल पत्थर होता है, तो ऐसे होकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब परीक्षा में इसी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न आपके सामने देता है। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकिला दर्रा कहां पर है दोस्तों? तो सिपकिला दर्रा कहां पर है? याद रखिए, ये सतलज वाली घाटी में, सतलज नदी इसी के पास से गुजरती है, ठीक है, सिपकिला दर्रे के पास से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और याद रखिए, सतलज जो नदी है, ये सतलज नदी भारत में नहीं इसका उद्गम भारत में नहीं है, ये मानसरोवर के पास से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर के पास से 3 नदियां निकलती हैं जो घूम फिर कर भारत में आती हैं। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, और ये देख लीजिए आप, एक ऐसे मैं बता दे रहा हूं। अब देखिए यहां पे मान लीजिए मानसरोवर है, तो एक नदी ऐसे निकलती है सिंधु नदी, एक नदी ऐसे निकलती है सतलज नदी, और एक इधर से आ जाती है इधर ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसको याद रखेगा, सतलज भी मानसरोवर के पास से आती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इतना पोस्टमार्टम करूंगा मजा आ जाएगा। सुनो, यहां भी परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनो। देखो 3 तरह की रेखाएं होती है। अगर मैं ऐसे ग्लोब बना लूं, तो ग्लोब में जो सबसे बीच वाली रेखा होती है, इसका 2 नाम है, एक बोला जाता है विषुवत रेखा और एक बोला जाता है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके ऊपर चले जाएंगे, 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है। कितने डिग्री पे है? ये 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्यों नाम देते हैं? जितनी रेखाएं ऐसे होती हैं सब अक्षांश होती है, और जितनी रेखाएं खड़ी होती हैं ये क्या होती हैं? ये देशांतर रेखा कहलाती हैं। ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, इंडियन ज्योग्राफी जाइए डिटेल में देखिए, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाली है 23.5 डिग्री वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। अब परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो एकमात्र महाद्वीप है, कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप,
जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब फिर से 3 प्रश्न यहां पर देखो। एक प्रश्न आपसे पूछता है, जो ये वाला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती। कैसे 2 बार काट देगी? मान लीजिए विषुवत रेखा है, एक बार नदी ऐसे गई वापस लौट आई यहीं से, ठीक है, तो 2 बार कट गया ना। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती? तो याद रखिए कांगो नदी। कांगो नदी या कांगो ना बोल करके कभी कभी जायरे नदी भी दे देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक और प्रश्न पूछता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये ऊपर वाले लाइन को, इसको 2 बार कौन से काटती है? तो याद रखें कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी परीक्षा में प्रश्न आता है, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो याद रखेगा 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा। और 8 राज्यों में एक नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। तो याद रखिए माही नदी क्या करती है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो और जायरे नदी क्या करती है? ये कांगो या जायरे, याद रखेगा, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह से मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? भाई ये भी तो पूछ सकता है। देखिए हमारा फर्ज इतना नहीं कि जो पूछा हो बता के चल दें। भाई देखो, मेरी चाहे फ्री की प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आगे जैसे भी प्रैक्टिस सेट आए, मैं बच्चों के साथ बड़े ईमानदारी से रहता हूं, ठीक है, समय की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमारे चैनल पे होती है क्वालिटी कंटेंट। हम आपको जो भी देंगे क्वालिटी में देंगे। हम जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करते हैं और ना ही हम किसी से कंपटीशन करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि दुनिया कहां जा रही है, लोग क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे बस खाली इतना पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही होगा और मुझे क्या देना चाहिए, मैं केवल इतना ही सोचता हूं, ठीक है। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है, इसको याद रखेगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी नदी कहां बहती है? ये माही नदी भारत में है, कांगो जायरे नदी अफ्रीका में है, लिम्पोपो वाली भी अफ्रीका में है। इतना आप याद रखते हैं तो जान लीजिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहां पर जो अमेजन दे रहा है दोस्तों, अमेजन नदी दुनिया की सबसे जो है प्रवाह की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी है। चौड़ाई बहुत ज्यादा है अमेजन की। और अमेजन वर्षावन का भी नाम सुना होगा, ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, ठीक है। और वहीं नील नदी की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये जो है स्पेन में बहती है। स्पेन कर रहा हूं यार, नहीं स्पेन नहीं, स्पेन यूरोप में पड़ता है, उसकी राजधानी मैड्रिड है, ठीक है। नील नदी जो है ये अफ्रीका में है। और क्या नाम है? मिस्र, जहां पिरामिड पाए जाते हैं, मिस्र, तो उसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप ध्यान दे ही रहे हैं। आगे देखिए, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो मैंने पहले बता दिया, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। बाकी चिनाब, ब्यास, रावी, ये सब क्या है? सबका उद्गम भारत में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, देखिए भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन आपको ज्यादातर जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वही आपको पढ़ने पड़ते हैं और सब आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो याद रखिए केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में है। कौन सा? केवलादेव की बात कर रहा है। केवलादेव के अलावा और 2-3 याद रखिए, जैसे परीक्षा में पूछता है रणथंभौर, ठीक है, तो रणथंभौर भी कहां पर है? ये भी आप कहीं पर है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है वहां पर, उसको याद रखेगा। एक और है, देखो मुझे अभी जबान पे मेरे है, नाम नहीं याद आ रहा है, केवलादेव है और अरे बड़ा अच्छा नाम है यार, सब चीज दिमाग में रहता है लेकिन एट ए टाइम इतनी सारी चीज चल रही दिमाग में ना कि छूट रहा है। नहीं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अरे जब आप आगरा से होकर जाते हो, मैं खुद वहां विजिट किया हूं, जब आगरा से आप जयपुर जाते हो, ठीक है, तो बीच में आपका पड़ता है, ठीक है। चलो अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। बाकी अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी परीक्षा में खूब पूछता है, ठीक है। हरियाणा में कौन सा है दोस्तों? तो हरियाणा में सुल्तानपुर है, ठीक है, सुल्तानपुर याद रखेगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में केबुल लामजाओ है, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है, तो याद रखेगा केबुल लामजाओ है, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? संगम साहित्य दोस्तों दक्षिण भारत से फेमस है और संगम साहित्य एक तरह से तमिल साहित्यों को कहा जाता है, तमिलनाडु में था, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर भेज देती है? चलिए करिए, जल्दी से बताइए कौन सी है? कौन सी परत है जो विकिरण को वापस धरती पर भेज देती है? जल्दी से बताइए। क्या करने वाले हैं? यही करने वाले हैं ना, ठीक है, आयनोस्फीयर, आयन मंडल ना, यही करोगे। ये नहीं करोगे तो कैसे 1-2 नंबर कम आपका आएगा? कैसे आप बताओगे दुनिया को कि हमारा 2 नंबर से बीओ नहीं रुका? क्यों? क्योंकि मेरा एक 2-3 प्रश्न आया हुआ गलत हो गया। ये बोलने के लिए भी तो चाहिए भाई। जल्दीबाजी में मत काम किया करो, ध्यान से सुनो गलती कहां होती है। मैं जानबूझकर इस तरह के प्रश्न दिया हूं। लिख रहा हुआ कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस भेजती है? यहां पे 2 तरह का शब्द पूछता है। अगर आपसे पूछा विकिरण को वापस भेजती है तो उत्तर कुछ और होगा। अगर आपसे पूछा कि रेडियो तरंग, क्या पूछेगा? रेडियो तरंगों को, ठीक है,
रेडियो तरंग को या वेव्स को, ठीक है। तो याद रखिए जब रेडियो तरंग पूछेगा तब उत्तर क्या होगा, आयनोस्फीयर होगा। तब उत्तर क्या होगा, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को ही आयन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। और जो विकिरण अगर पूछ दिया ना, तो विकिरण जो है दोस्तों, ये याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल से लौट करके चले आते हैं भाई। इसी की वजह से तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है और ये वैश्विक तापमान हो रहा है। तो याद रखिए विकिरण जो है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल से टकरा करके वापस लौट आता है। वहीं अगर रेडियो तरंगे देता तब आपका उत्तर क्या हो जाता, आयनोस्फीयर होता। ध्यान से पढ़ा करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। जहां जहां देखो मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है जहां आप गलती कर सकते हो, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। अगर आप लगातार स्टडी 91 के साथ बने रहेंगे तभी आपको हर एक इंडिकेशन का पता चलेगा। जो आज से 10 दिन के लिए जो हमें ज्वाइन किया है तो फ्री में भाई, ठीक है तो फ्री में। तो जो 10 दिन के लिए ज्वाइन किया उसका क्या, अच्छा बच्चे होते भी ऐसे हैं, ठीक है। परीक्षा आ गया तो जोश है, जैसे इस समय देख रहा हूं तो मैं चैनल एकदम टॉप पे चल रहा है। वजह क्या है, लोगों को जरूरत है कि जल्दी दो, क्योंकि पेपर आ गया है, आज उनको चेत आ रहा है। एक बात मेरे भाई बताओ, अगर आप आज से पढ़ रहे हो तो आप कितना उम्मीद करते हो। हालांकि हम आपके साथ हैं, लेकिन मैं यही कहता हूं कि आप लगातार पढ़ो। आपको अगर सिलेक्शन सच में लेना है तो आप केवल कंटिन्यू ढंग से पढ़ते जाओ, तरीके से पढ़ते जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे भी हमारे चैनल पे यार लोगों की तरह 150 क्लास नहीं जाती है, गिने चुने 4-5 क्लास जाती है पूरे दिन भर में। आप उतना ही पढ़ लोगे तो उतने में ही आप तैयार हो जाओगे, ठीक है। क्यों, पता है, आप सोचो कि 45 क्वेश्चन के लिए आप हमें अपना टाइम दे रहे हो और कितना अच्छा यूटिलाइज हो रहा है और कितना मजा आ रहा है पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में भी मजा आ रहा है, ठीक है। और 10-20 क्वेश्चन होता तो मजा भी नहीं आता। चलो आगे देखो, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मार्स को कहा जाता है लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेगा, ठीक है, उसको याद रखेगा। अच्छा एक दो प्रश्न और याद रखे दोस्तों, यहां पे बात आई गई तो मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर हम सौरमंडल में बात करें तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, पूरा चैप्टर पढ़ा दे रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें से 4 ग्रह एक साइड है और 4 ग्रह एक साइड है, ठीक है। 4 ग्रह एक साइड है, 4 ग्रह एक साइड है। इन दोनों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। अंदर वाले 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बाहर वाले 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा अंदर वाले को चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है और बाहरी वाले को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। गैसीय, अंदर वाले में सबसे पहले नंबर पर बुध ग्रह है, दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह है, तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी आ जाता है, चौथे पे आपका मंगल है, इसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी है, फिर बृहस्पति आ जाता है, फिर शनि आ जाता है, फिर अरुण आ जाता है, फिर वरुण आ जाता है, ठीक है। इस तरह से कुल 8 ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध नहीं है, नजदीक होने के बाद भी गर्म नहीं है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है तो गलती आपसे ऑटोमेटिक हो जाती है। आप सोचते हो भाई कि जो सूर्य के सबसे नजदीक है वही तो सबसे ज्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा यहां पर पाई जाती है शुक्र पर, इसलिए शुक्र बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। इसीलिए शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, ये सब नाम उसका है। बाकी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि जल की अवेलेबिलिटी है, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसको आप याद रखेगा, ठीक है। यहां पर पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस नाम से। आगे बढ़ते हैं, अगर बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है गैनीमीड, ठीक है। तो याद रखेगा बृहस्पति के इस समय टोटल कितने उपग्रह हैं, 79 है। कितने हैं, 79 उपग्रह हैं। वहीं अगर हम शनि की बात कर लें तो शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़कर के 82 हो गई है। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो उत्तर क्या होगा, शनि हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेगा। और लास्ट में अरुण और वरुण है। इतना याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो हम क्या करें, जाओ मत याद करो, मत याद करो भाई, मेरा काम है बताना, मैं तो बताऊंगा, ठीक है। हैरान परेशान मत हो, ये सब पढ़ाया गया है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, बताओ आपको मजा आ रहा है कि नहीं। मैं आपको जब पढ़ा रहा था उस समय आप पढ़ने को तैयार नहीं थे, आपको लगता था सर क्या फायदा, आप इतना डिटेल में चले जाते हो। यही फायदा है,
डिटेल में पढ़ने और पढ़ाने का यही फायदा है। पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटी, ये सारे विषय पूरी तरह से आपको पढ़ा के समाप्त कर दिए गए हैं, ठीक है। और आगे अभी 1-2 विषय बचे हुए हैं जिसमें 50% कंप्लीट है, 50% बाकी है, बहुत जल्द वो भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से लिया गया? सत्यमेव जयते, बताइए। मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, जिसको मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है, वहां से लिया गया सत्यमेव जयते, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन, ठीक है, महर्षि पतंजलि, ठीक है। उन्हीं के नाम पर तो पतंजलि, ये जो योग विद्यापीठ चल रही है, ये उन्हीं के नाम पर बनाया गया। महर्षि पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। महर्षि जैमिनी किसके थे दोस्तों? महर्षि जैमिनी, ये भी परीक्षा में पूछता है, पूर्व मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी थे। ये महर्षि वेद व्यास का नाम सुना होगा, जिन्होंने वेद की रचना किया। 4 वेद हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद आपका ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, याद रखेगा। अथर्ववेद सबसे लास्ट में है बना हुआ, ठीक है, यानी सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना के बारे में बताया गया, प्लस चिकित्सा के बारे में भी बताया गया, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है? मुद्रा राक्षस जो किताब है, इस किताब को लिखा है विशाख दत्त जी ने, और वो उन्होंने लिखा है संस्कृत भाषा में। किसमें लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा, तो संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां जो पाली भाषा दे रहा दोस्तों, याद रखेगा, महात्मा बुद्ध जी के समय में जो महात्मा बुद्ध जी ने अपने जमाने में उपदेश दिया है, वो पाली भाषा में उपदेश दिया है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा। और महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया है, पाली प्राकृत, बाद में चल के अभ्रंश हुआ, फिर आ गया हिंदी, ठीक है, तो याद रखेगा। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नाम का सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? देखिए, गहरा स्थल की बात करें, 2-3 गहरा स्थल का नाम सुना होगा। ये जो जावा ट्रेंच की बात कर रहा है, जावा गर्त की बात कर रहा है, इसका पुराना नाम सुंडा गर्त था। क्या नाम था? सुंडा गर्त था। एक तो आपका सुंडा गर्त पूछता है, दूसरा आपसे पूछता है मेरियाना गर्त के बारे में, ठीक है, मेरियाना गर्त के बारे में पूछता है। ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, ये वाला नहीं है, ये गहरे वाले में आता है, लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा आपका कौन सा? मेरियाना गर्त है। तो सबसे जो वर्ड लगा इसको हटा दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों बरमुडा ट्रायंगल। क्या नाम है? बरमुडा ट्रायंगल, ठीक है, बरमुडा ट्रायंगल, इसको याद रखेगा दोस्तों, ठीक है, बरमुडा ट्रायंगल, तो याद रखेगा। ये 3 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है। अगर कभी पूछे जावा या सुंडा गर्त, तो बताइएगा हिंद महासागर में। कहां पर है? हिंद महासागर में है जावा या सुंडा गर्त। अगर आपसे पूछे मेरियाना गर्त कहां पर है, तो बताइएगा प्रशांत महासागर में है। अगर आपसे पूछे बरमुडा ट्रायंगल कहां है, तो बताइएगा कैरेबियन सी के पास में। कहां पर है? कैरेबियन सागर। सुना है? नहीं सुना है? मूवी देखा है कि नहीं? कैरिबियन वाली मूवी देखा है? तो याद रखिए, अरे जहां पर क्यूबा देश है, फ्लोरिडा देश है, अरे कुछ नहीं देखा तो मैक्सिको का नाम सुना है? मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको के बगल में खाड़ी है, ठीक है, तो याद रखेगा उसी के पास में कैरिबियन सी है, और वहीं पर क्या है? वहीं पर आपका एक छोटा सा देश है वेस्ट इंडीज, ठीक है, उसी से आप आगे बढ़ेंगे तो बरमुडा ट्रायंगल भी मिल जाएगा, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। बगल में आपका अटलांटिक ओशियन है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर, तो याद रखेगा। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? विश्व में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? देखिए, एक लंबे समय तक 2007 तक लगभग दक्षिण अफ्रीका का नाम था, लेकिन उसके बाद जाकर के डेटा बदला। पहले नंबर पे आता है चीन, याद रखेगा। दूसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? तो दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, याद रखेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों अमेरिका आता है। चौथे नंबर पे आपका रूस आता है, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका दक्षिण अफ्रीका आता है, तब जाकर के ऐसे नंबरिंग है। तो सबसे ज्यादा कौन करता है? तो याद रखेगा चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुलंद दरवाजा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? बुलंद दरवाजा। जब दरवाजे की बात आती है, हमारे भारत में 2 दरवाजे हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, बस मजा लेते चलो यार। अरे वीडियो को शेयर कर लो भाई, थोड़ा लाइक वाइक कर लो यार। 500-600 लोग वीडियो देखते हैं, शर्म नहीं आता आप लोगों को? यार मुझे शर्म आता है कभी कभी, ठीक है। मेरे से कोई पूछता है यार आपके सब्सक्राइबर 2 मिलियन है, बहुत सब्सक्राइब, 20 लाख लोग आपको सब्सक्राइब करके रखे, हाँ, और पढ़ने कितने आते हैं? 500 लोग। पढ़ने कितने आते हैं? 500 लोग। मतलब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं।
बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। सोइए मत, अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ठप्पा नहीं लगा है, कहीं ठप्पा नहीं लगा कि केवल बीओ के लिए। हाँ, हमने क्या किया, हमने एक ट्रेंड एनालिसिस किया, मुझे लगा इन क्वेश्चन को आपके बारे में बताना चाहिए, मैंने बताया। और आगे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आगे जब मैं अदर प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी आपको मजा आएगा, ठीक है। तो जल्दी से देख लो, करा बुलंद दरवाजा। जब दरवाजे की बात आती दोस्तों तो दो तरह का दरवाजा आता है, एक तो दरवाजा है बुलंद दरवाजा, एक दरवाजा है अलाई दरवाजा। बुलंद दरवाजा और अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे को किसने बनाया, तो अ से अलाई, अ से अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, याद रखेगा। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया, तो याद रखिए इसका निर्माण अकबर ने कराया था, ठीक है। अलाई दरवाजा कहां पर है दोस्तों, तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है। दिल्ली में कहां पर है, जहां पर कुतुब मीनार बना हुआ है उसी के पास में अलाई दरवाजा है, ठीक है। और बुलंद दरवाजा कहां पर है, तो यह बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में। कहां पर बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया जब अकबर ने गुजरात विजय किया था 1602 में, ठीक है, ठीक है। एकदम आखिरी समय में बनवाया है, तो याद रखेगा ये अकबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृत्यु का टीला, मौत का टीला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मौत का टीला, माउंट ऑफ डेथ, ठीक है। तो डेड, डेथ याद रखेगा, डेड नहीं डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो मौत का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, डेन्यूब नदी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता यार, डेन्यूब नदी बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब नदी, नहीं सबसे बड़ी नहीं, दूसरे नंबर, दो उंगली नहीं दिख रहा है क्या, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब नदी, ठीक है। और यूरोप में जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, तो याद रखिए यूरोप की सबसे बड़ी नदी का नाम है वोल्गा नदी। कौन सी है, वोल्गा नदी। और दूसरे नंबर पे आता है डेन्यूब नदी, ठीक है, याद रखेगा। डेन्यूब नदी कहां से निकलती है, जर्मनी से निकलती है, ठीक है। जर्मनी में क्या दोस्तों, एक बहुत खतरनाक जगह है जर्मनी। जर्मनी माने जर गया, जर गया क्या, वन जर गया, ठीक है। तो वन जल गया तो सब काला हो गया, तो याद रखिए काला वन कहां पर है, या काला वन ना लिख करके इसको ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। परीक्षा में पूछता है ब्लैक फॉरेस्ट कहां है, क्या बताएंगे, जर्मनी। क्या बताएंगे, जर्मनी। यार देखो गुप्ता जी पढ़ा रहे हैं ना, तो गुप्ता जी ऐसा नहीं कि सिर्फ 90 क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी जानकारी दूं। भाई आपको अंदर से फील होना चाहिए। 4 टेस्ट अभी कराया हूं, खाली 6 टेस्ट अभी और कराऊंगा। बोलो गदगद नहीं हो गया मन ना, तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, मेरा नाम बदल देना, जो कहोगे हार जाऊंगा। अगर मन प्रसन्न नहीं हो गया तो बताना तुम, ठीक है। सुनो ध्यान से, तो ब्लैक फॉरेस्ट या फिर काला वन कहां पर है, जर्मनी में है, और डेन्यूब नदी याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जर्मनी। बाकी ये नदी हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया हर जगह से होकर जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तकला मकान मरुस्थल कहां पर स्थित है, तकला मकान जो मरुस्थल है दोस्तों ये शीत मरुस्थल है। मरुस्थल 2 तरह के होते हैं, मरुस्थल जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक शीत मरुस्थल होता है, एक उष्ण मरुस्थल होता है, ठीक है। तो याद रखिए शीत माने ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल माने ऐसा मरुस्थल जहां बर्फ वगैरह पाया जाए, ऐसा मरुस्थल भी होता है। हाँ लो उसमें यही है, तकला मकान भी एक उदाहरण है, ठीक है। या साइबेरिया एरिया के पास में जो है, क्योंकि ये तकला मकान चीन में पड़ता है और उसके ठीक ऊपर आप देखेंगे रूस है, रूस में साइबेरिया है, ठीक है। तो साइबेरिया वाला जो पोर्शन है दोस्तों वहां पर क्या है, ये बर्फबारी हमेशा रहता है, यहां का टेंपरेचर हमेशा -20 डिग्री तक रहता है औसतन, ठीक है, -20। एक पतली जो है बर्फ की परत हमेशा पाई जाती है। उसी तरह से अगर उष्ण की बात करेंगे तो अपने उत्तर भारत का देख लो, उत्तर भारत में आपका रेगिस्तान है, राजस्थान में थार का रेगिस्तान, ठीक है। तो याद रखेगा वो हो जाएगा उदाहरण के रूप। तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा, यहां पर उत्तर हो जाएगा चीन, ठीक है। चीन का सिंजियांग प्रांत है, वहां पर पड़ता है तकला मकान मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया था, भाई तीर्थयात्रा कर को समाप्त किसने किया, अकबर ने किया। किसने किया, तीर्थयात्रा कर। चलो यहां पर भी देखो 3 सवाल आपसे पूछेगा, हर जगह 3 सवाल, 2 सवाल 3 सवाल। सर काहे आप बढ़ा रहे हैं सवाल को, आपके फायदे के लिए बढ़ा रहा हूं, आप जो ये सारा फीस जमा की हो ना, ठीक है, उसी लिए बढ़ा रहा हूं। पता है मैं किसी से फीस नहीं मांगता, लेकिन लोगों के मन में होना चाहिए कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तमाम खर्चे होंगे, हमें नितिन सर की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जिन जिन बच्चों को लगता है कि नितिन सर की मदद करनी चाहिए, ये हमारा परिवार है, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपका मदद कर रहा हूं ना। अगर आपको फील होता है नहीं नितिन सर की मदद करनी चाहिए, चलो नहीं पैसा है 100 रुपया ही दे दो, 200 रुपया दे दो, 50 रुपये दे दो, जब आ गया भाई 10 20 50 100 200 500 का क्या है, हर किसी के पास आता जाता रहता है, तो कभी भी आप फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। आप आ जाइए सीधा
डोनेट नाउ के बटन पर, वहां पर आकर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो 3 टाइम आप याद कर लो, एक 1562, एक 1563, एक 1564। ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। क्या किया? दास प्रथा को समाप्त किया। फिर उसके बाद दोस्तों, इसके बाद दोस्तों याद रखेगा जजिया कर को, एक मिनट, जजिया नहीं, दास प्रथा, फिर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। किसको? तीर्थ यात्रा कर को। और 64 में फिर जाकर के जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर को लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था। जो गैर मुसलमान होता है उनको कर देना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेगा जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो याद रखे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जो हमला किया था सिंध पर, राजा दाहिर के साथ लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में, सबसे पहले उसने किया। दूसरे नंबर पे जजिया कर किसने लगाया? तो याद रखेगा किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक है, तुगलक वंश का था फिरोज शाह तुगलक, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों किसने लगाया? उसके बाद सिकंदर लोदी, जो आखिरी राजा था। ठीक, आखिरी नहीं था, सिकंदर लोदी जो था ये कबीर दास के समकालीन माना जाता है। याद रखे, प्रश्न यहां से बनता है। ठीक है, कि सिकंदर लोदी किसके समकालीन था? तो याद रखे कबीर दास के समकालीन था। सिकंदर लोदी के समय में 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुआ। किसकी? आगरा शहर की। सिकंदर लोदी लोदी वंश का राजा था, और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी याद रखेगा नंबर 1 पर, सिकंदर लोदी नंबर 2 पर, नंबर 3 पर इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा करके, मार करके, ठीक है, पानीपत की लड़ाई लड़ी गई, और उसमें जो है बाबर जो है जीत जाता, उसके बाद राजपाट किसके पास आ गया? बाबर के पास। तो याद रखेगा, तो सिकंदर लोदी ने भी क्या किया है? जजिया कर लगाया है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप जो है नाम शायद नहीं जानते होंगे, हटाया जाकर के कश्मीर में लगा हुआ था जजिया कर, जैनुल आबदीन नाम सुना होगा। ठीक है, वो अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। ठीक है, उसको कश्मीर का अकबर का नाम दिया जाता है, याद रखेगा। तो उसने जो है वहां से जजिया कर हटाया था, बाद में अकबर ने भी हटाया, तो इसको याद रखेगा। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। करा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजु के बाबरी दोस्तों बाबर की आत्मकथा, और इसको लिखा गया तुर्की भाषा में। ठीक है, तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है, और इस किताब में याद रखेगा बाबर ने खुद ही लिखा है। और बाबर को सबसे पहले यहाँ आगरा में डेथ हुआ था, तो आगरा में दफनाया गया था। बाद में जब उसकी किताब को पढ़ा गया तो पता चला कि नहीं, उसको यहाँ नहीं दफन होना है, बाहर होना है। तो हाँ, अच्छा, एक चीज और अच्छी बात है यहाँ पर है, तुजु के बाबरी किताब में बाबर ने दक्षिण भारत के एक राजा थे, राजा कृष्णदेव राय, उनके बारे में भी चर्चा किया हुआ है। तो भी याद रखे, परीक्षा में पूछता है। ठीक है दोस्तों, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत मजा आएगा, विश्वास करिए, इतना मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने में कि आप तबीयत खुश हो जाओगे। ठीक है, सिलेक्शन तो देखो मैं दिला के रहूंगा। ठीक है, ये मेरी जिद है, बशर्ते आप कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो जाओ। यार अगर आप ही नहीं पढ़ोगे तो मैं कितना मेहनत करूंगा, और मेरे मेहनत का नतीजा क्या निकलेगा? आप मेहनत करो तो सही। चलो, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद का नाम है, घूमने टहलने का स्थान नहीं है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये एक मस्जिद का नाम है, और ये मस्जिद कहां बनवाई गई थी? ये अजमेर में बना था। कहां पर बना था? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बना था। अजमेर में कुछ और भी है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, याद रखेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों अजमेर में एक बात याद रखेगा, किसने बनवाया था? तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया? और कुतुब मीनार भी बनवाया था, तो उसको भी याद रखेगा। प्लस 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, उसको भी याद रखेगा। कुतुब मीनार के अलावा ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने याद रखे गुलाम वंश की स्थापना किया था। 1206 से लेकर के 1210 तक गद्दी पर बैठा रहा, गुलाम वंश का शासन चलता रहा। पूरा गुलाम वंश वैसे 1206 से लेकर स्टार्ट हुआ है और 1290 तक चला है। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, कैमूर्स वगैरह सबसे अंतिम शासक थे इसके, तो याद रखेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन सा था? ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, कहानी सुनिए। आपने सुना होगा दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में सुना होगा? मोहम्मद गौरी के बारे में सुना होगा। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर हमला किया, भारत को खूब लूटा, खूब जम के लूटा। ठीक है, जब आखिरी समय में लौट रहा था तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को खोखरो जनजाति के लोगों ने क्या कर दिया? मार दिया। ठीक है, और मारने के बाद फिर गौरी आप क्या हो गया? मर गया। अब गौरी के जो गुलाम थे, उन गुलामों में 3-4 गुलाम थे। ठीक है, उस
उसमें से एक गुलाम था ऐबक, ठीक है, ये सबसे प्रिय गुलाम था, यही आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना किया, ठीक है, 1206 में से लेकर के 1210 तक के गद्दी पर बैठा रहा। उसके बाद इसका दामाद गद्दी पे बैठ गया जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसको भी याद रखेगा। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 तक गद्दी पे बैठा रहा। उसके बाद जो कौन आ गया तो याद रखे उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, ठीक है, फिर उन लोगों का नाम आता है। दूसरा गुलाम था एल्दौज, ठीक है, वो याद रखेगा, ये भी एक गुलाम था। तीसरा गुलाम था कुबाचा, ठीक है, एल्दौज और कुबाचा। चौथा गुलाम था, ये था बख्तियार खिलजी, ठीक है, क्या नाम था, खलजी नहीं था, खिलजी था, ठीक है, बख्तियार खिलजी याद रखेगा। ये बख्तियार खिलजी बड़ा खतरनाक था, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि बिहार चला गया। बिहार जाकर के दोस्तों यही बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा को जला दिया, ठीक है, नालंदा में आग लगा दिया, नालंदा को जला दिया, ठीक है। आगे लड़ता लड़ता चला गया बंगाल तक, ठीक है, बिहार से होते हुए बंगाल तक चला गया और बंगाल में जाकर के वहां भी लड़ाई किया, ठीक है। तो याद रखे पालवंशी शासकों के साथ इसकी लड़ाई भी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। वही लिख रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बख्तियार खिलजी था। जिसको ये कहानी पता होगी उसको मजा आएगा, और जो स्टडी 91 पर पढ़ा होगा उसको और भी ज्यादा मजा आएगा। जो नहीं पढ़ा होगा उसको आने वाले समय में मजा आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार पढ़ने जरूर जाओगे, क्योंकि मजा खूब आने वाला है, ठीक है। जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्यों रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी याद नहीं होता, इस वजह से रिपीटेड है, ठीक है। तो जसवंत और दसावन जो थे ये चित्रकार थे और अकबर के काल में थे, तो याद रखेगा अकबर, ठीक है। अकबर दोस्तों नगाड़ा भी खूब बजाता था, पता है कि नहीं, और अनपढ़ शासक था, ये भी याद रखेगा। आगे लिख रहा है हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टोथर्म जो पौधे होते हैं कहां उगते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हेकिस्टोथर्म जो पौधे होते हैं ये कहां उगते हैं, याद रखिए ऐसे जगह जहां पर तापमान बहुत कम होता है, यानी ठंडी वाला एरिया जहां हमेशा सर्दी का मौसम होता है, वहां पर हेकिस्टोथर्म पौधे उगते हैं। तो याद रखिए बहुत कम तापमान जहां होता है, तापमान प्रकाश की बात मत करेगा, तापमान की बात करेगा, वहां पर उगते हैं हेकिस्टोथर्म, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाई जाती है, सुनो इसको भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए 3 आपके पास डेट है, एक 22 मार्च है, इसको एक 22 मई है, चलो एक और डेट यहां बीच में डाल लो आप, 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल, ठीक है, ये याद रख लो। चलो अब देखो यहां से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है, याद रखिए जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इतना चीज आपको जो है याद रखना है, अगर नहीं याद रखेंगे तो गलती आपकी। जाइए जो करना हो करिए, मेरा फर्ज है याद दिलाना, समझा देना, मैं उतना कर दे रहा हूं, ठीक है। दचिग्राम, डाचिग्राम नहीं होता दोस्तों, दचिग्राम होता है। क्या होता है, यहां पर मिस प्रिंट है, याद रखेगा दचिग्राम होता है। तो जो दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, सही उत्तर जम्मू कश्मीर। अच्छा ऑप्शन दे रहा है दचिग्राम में है क्या, तो दचिग्राम दोस्तों जम्मू कश्मीर में, वहां 2 चीज फेमस है, वहां का हंगुल और जो कश्मीरी स्टैग है, ये वहां के बड़े प्रसिद्ध हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। घबराया मत करो, नहीं दिया जम्मू कश्मीर तो काहे परेशान हो जाते हो यार, तो ध्यान से देखते चलो खाली। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर अवस्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों ये सोनभद्र के पास में, जहां पर रिहन नदी है वहां पर है, तो याद रखेगा ये सोनभद्र हो जाएगा। बाकी बुलंदशहर के पास में क्या है, नरौरा परमाणु गृह है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा, ठीक है। ललितपुर आप देख रहे हैं झांसी के नीचे वाला जहां दशावतारा मंदिर है, ठीक है, और मिर्जापुर में चुनार है, ठीक है, चुनार में जो है शेरशाह सूरी का किला है, ठीक है, जाके दिखाइए। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी के बारे में आप सुने होंगे। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और यह एल्युमिनियम की कंपनी है, ठीक है। तो आगे क्या दे रहा है दोस्तों, कह रहा है हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है, कह रहा है हिंडाल्को ये रेणुकूट में ही क्यों है, क्योंकि उसके पास में इसको कच्चा माल मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा कच्चा माल नहीं, कच्चा माल तो मिल ही जाता है, लेकिन यहां पर शक्ति का स्रोत दिया दोस्तों, ये ज्यादा सही है, क्योंकि आसपास में उसको जो है जो कंपनी चलने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है वो यहां पर उसको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगर ऑप्शन में न दिया हो, सॉरी
थारू, तब जाकर के गोंड आप कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, ठीक है। बाकी सहरिया जनजाति याद रखें, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान वाली सीमा पर पाई जाती है सहरिया जनजाति, ठीक है। तो याद रखेगा किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ? किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ? कभी यह प्रश्न आता है तो याद रखें मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा जहां दे दे उत्तर क्या हो जाएगा? मैकाले उत्तर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लॉर्ड मैकाले है यार, हर क्वेश्चन में एक अलग चीज पूछ रहा है। सुनो, लॉर्ड मैकाले तो थे ही, लेकिन लॉर्ड मैकाले किसके समय में था? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। यार देखो मुद्दा समझो, अगर मैं कहूं कि इस समय जो है मान लीजिए अयोध्या मंदिर किसके काल में बना? आपने कहा कि अयोध्या मंदिर का शिलान्यास मोदी जी के काल में हुआ। हमने कहा नहीं, रामनाथ कोविंद जी के काल में हुआ। अरे सही है यार, दोनों लोग थे, दोनों लोग अलग अलग पद पर थे, लेकिन काल दोनों लोग का सेम था। तो याद रखिए, मैकाले भी याद रखिए और विलियम बेंटिक भी याद रखिए, घबराइए मत, सुनते जाइए खाली, ठीक है। आईसी का आविष्कार किस पीढ़ी में जन्म हुआ था? आईसी जानते हैं क्या होता है? 4-5 क्वेश्चन सुनिए, पहले सुनिए। अगर हम कंप्यूटर के सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करें, देखिए कंप्यूटर में जनरेशन होता है। अगर हम प्रथम जनरेशन के बारे में बात करेंगे, उस समय क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब होता था। क्या होता था? वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब होता था। तो याद रखिएगा, उसके माध्यम से कंप्यूटर चला करते थे। उसके बाद जब दूसरा आगे बढ़ा तो वैक्यूम ट्यूब के बाद देखो बहुत अच्छा नाम है यार, ट्रांजिस्टर आ गया। क्या आ गया? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर तीसरा जो जनरेशन आया तो उस समय बदल करके आईसी आ गया, ठीक है। आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता था। आईसी चिप जो होती थी वो होता था। जो चतुर्थ जनरेशन आया दोस्तों, उसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया। क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ठीक है। ये सीपीयू होते थे एक तरह से, ठीक है। सीपीयू माने क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो याद रखें माइक्रो प्रोसेसर। अब पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर आ रहे हैं, जो 5वीं पीढ़ी आ रही है, ठीक है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ठीक है। एआई बोलते हैं उसको, यानी स्वयं से सोचने समझने की शक्ति का विस्तार करना, ठीक है। तो याद रखेगा। बाकी सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। चलो आगे देखते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सुनो ध्यान से। अच्छा, एएलयू की बात आई गई है तो पहले मुद्दा समझो। अगर मैं बात कर रहा हूं सीपीयू की, जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू 3 पार्ट में बटा होता है। एक होता है एएलयू होता है, एक होता है एमयू होता है, एक होता है सीयू होता है, ठीक है। एएलयू को बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो यहां आपसे पूछ रहा है, ये क्या करता? अरिथमेटिक यानी जोड़ घटाना, लॉजिकल ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये इस तरह के लॉजिक के बारे में बताता है। एएलयू होता है। सीपीयू जो होता है, इसी को ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, याद रखें एएलयू। इसके बाद दूसरा होता है एमयू। एमयू हो जाता है मेमोरी यूनिट। और तीसरा होता है सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा। यहां उत्तर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये वाला उत्तर हो जाएगा, तो याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला असेंबलर का कार्य क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइए असेंबलर का कार्य क्या होता है। देखिए असेंबलर का काम क्या होता है कि जो असेंबलर का यूज है वो होता है कि जो असेंबली भाषा है उसको मशीन भाषा में बदल देना, ठीक है। तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा मतलब यंत्र भाषा, यंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मशीन ना। तो याद रखें मशीन भाषा, यानी असेंबलर का काम होता है कि असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, किस में बदल देना? मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देना। ये असेंबलर का काम होता है, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से कंपाइलर भी होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है? आर्थिक नियोजन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया है। तो याद रखिए, एक तो विकेंद्रीकृत है, ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो बिल्कुल सही है। निर्देशात्मक है, और क्या है? समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्थाएं भी चलती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो यहां पर दिए गए सभी कथन जो है वो सही हो जाएंगे। अश्रु गैस है। आंसू गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आंसू गैस आप देखते होंगे कि कभी भीड़ जब अनियंत्रित हो जाती है तो वहां उस समय में जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, ठीक है। ये आंसू गैस में क्या होता है कि आंख में आपके लगते हैं और जो है लोग उससे क्या होती है, भीड़ जो होती है वो भाग जाती है, ठीक है, भाग खड़ी होती है। तो इसका जो है बल प्रयोग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसू गैस बनाने में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया जो होता है दोस्तों, अमोनिया को लिखते कैसे? NH3 कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा NH3 यानी अमोनिया।
बाकी अगर क्लोरीन की बात कर रहा है तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, साफ करने में, ठीक है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? नोबेल गैस वह गैस होती है दोस्तों, याद रखिए, जो पूरी तरह से स्टेबल होती है। स्टेबल मतलब जिनके बाहरी कोश में जितने परमाणु होने चाहिए वो उतने होते हैं, ठीक है, फुल होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको स्टेबल फॉर्मेट में रखा जाता है। अक्रिय होते हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करते, तभी तो कहा गया अक्रिय गैस, ठीक है। तो सबसे पहली जो अक्रिय गैस होती है वो होती है हीलियम। हीलियम नंबर 2 पर होता है, और आपको पता है, मैंने बताया है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। और याद रखिए, अगर किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिख रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो जो पहली वाली कक्षा उसमें अधिकतम कितने परमाणु हो सकते हैं? 2 परमाणु हो सकते हैं। केमिस्ट्री भी पढ़ाया हूं, चलो आज ही पढ़ा दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। इसी तरह अगर मैं नियान की बात करूं तो नियान में कितने होते हैं? इसका परमाणु क्रमांक 10 है, तो 10 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 8, ठीक है। 2 8 कैसे हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि जो दूसरी वाली कक्षा है इसमें अधिकतम परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। 2 8 18 32 का कांसेप्ट होता है, 2 8 18 32 का कांसेप्ट होता है, तो इसको याद रखेगा। उसी तरह से आर्गन है, अब आर्गन का होता है 18, अब आपको 18 बढ़ना है तो 2 8 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 8 8 हो जाएगा, इस तरह से 18 हो जाएगा, 8 2 7 60 18, तो याद रखेगा हीलियम हो गया। चलो ये चीजें तो है। अब देखो जैसे यहां पे दे रहा है हीलियम, हीलियम भी अक्रिय गैस है, नियान भी अक्रिय गैस है, आर्गन भी अक्रिय गैस है, आर्गन का इस्तेमाल बल्ब वगैरह में किया जाता है, क्रिप्टॉन भी अक्रिय गैस है, 36 का जो है परमाणु क्रमांक है, जेनान भी अक्रिय गैस है, और लास्ट में रेडान जो दे रहा है ये भी अक्रिय गैस है। तो यहां पर पूछा है तो याद रखेगा हीलियम जो है ये नोबेल गैस है या अक्रिय गैस मानी जाती है, ठीक है, तो याद रखेगा। जंग रहित लोहा बनाने में युक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? अगर आपको जंग रहित लोहा बनाना है, ऐसा लोहा जिसमें जंग ना लगे, तो आपको उसमें मिलाना पड़ेगा क्रोमियम। क्या मिलाना पड़ेगा? क्रोमियम। पढ़ाया गया ना? बोलो हाँ। 35 लेक्चर में केमिस्ट्री पढ़ाया हूं भैया, ठीक है, जाके पढ़ लीजिए, पूरे विषय पढ़ाए गए हैं। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जाएं, पढ़ना शुरू करें, बहुत लेट हैं आप, ठीक है, आ जाइए। तो क्रोमियम यहां हो जाएगा आपका राइट आंसर। सीसा क्या होता है? ये भी पढ़ा, बोलो हाँ पढ़ाए हैं सर, बोलो जल्दी से। सीसा क्या होता है दोस्तों? यह एक अशीतित द्रव होता है। क्या होता है? यह अशीतित द्रव पदार्थ होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जिस तरह से ब्लड क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है, उसी तरह से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है? इसी को तो हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं ना, ठीक है, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल यहां पर करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का इस्तेमाल, तो याद रखेगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसने लिखा है बताइए? किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, किसने लिखा भाई? मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है। किसने? मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है। इकबाल जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था, वो भी याद रखेगा, परीक्षा में दोनों पूछ लेता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ये किसने लिखा है दोस्तों? ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। सुबह वाले, अभी इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर जीवनी किसने लिखा है, तो मैंने बताया फीसर ने लिखा है, ठीक है, और यहां पर देखिए उनके आत्मकथा की बात हो रही है, ठीक है, इसको महात्मा गांधी जी ने स्वयं लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, ये किताब का नाम है, तो याद रखेगा महात्मा गांधी पर हो जाएगा राइट आंसर। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मन तो गदगद हो गया होगा, मजा भी आ गया होगा। इसी तरह से मजा लेते रहिए, इत्मीनान से पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को शेयर जरूर से करिए। हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए। किसी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आ रहा है ना, तो नितिन सर के लिए देखिए जरूर, उसको स्किप मत करिए। देखिए हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी को पता है वही एकमात्र मेरे पास इनकम का सोर्स है, ठीक है, अगर आप कुछ दान दक्षिणा दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, ठीक है। देखिए मैं इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं करता, मैं ये चाहता हूं पहले आप सिलेक्शन ले लो, आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, फिर आप उस लायक हो जाओगे। आज नहीं हो कोई बात नहीं, नहीं हो मत करो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। स्टडी 91 एक ऐसा चैनल है, मैं चाह रहा हूं कि ये शिक्षा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पे जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है उनके पास भी पढ़ने के साधन हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सब तक पहुंचनी चाहिए, हर एक व्यक्ति तक इसका पहुंच होना चाहिए। इस वजह से चैनल को चलाया जा रहा है। तो आप जैसे लोग रहेंगे तो ये बहुत आगे तक ये चैनल चलता रहेगा। बस आपका लाड प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, और मैं मेहनत करने को राजी हूं, दिन रात मैं मेहनत करता हूं सिर्फ आपके लिए। इसी तरह से अपना लाड प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और आगे हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। अगली सीरीज में, कल 5वीं सीरीज आएगी, उसमें मुलाकात करते हैं, ठीक है। 10 सीरीज आने वाली, तैयार रहिए, मजा तो खूब आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, और
एप्लीकेशन दोस्तों आजकल आप लोग नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, लोगों को सजेस्ट करिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, उसके माध्यम से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर तैयारी हो पाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।